हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने वेक्टर के बारे में सिंपल ये सीखा है कि वेक्टर चीज़ क्या है, अगर दो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं, और अगर दो वेक्टर हैं उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब एक नई चीज़ सीखने वाले हैं कि अगर एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल देयर इज ए वेक्टर ए, दिस इज ए वेक्टर ए, जिसको बनाने का तरीका जो है मैंने बताया था कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो मान लिया ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से शुरू हुआ, ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे ये एंड होता है। तो यहाँ की कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है दिया मिलेगा, वाई की कितनी है दिया मिलेगा, जेड की कितनी है दिया मिलेगा। इसी तरीके से फाइनल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है वो आपको पता चलेगी, वाई की कितनी है और जेड की कितनी है मान लिया। तो इस तरीके से फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2 इंटू आई, 6 - 3 इंटू जे प्लस 1 - 1 इंटू के। तो ये 2i प्लस 3j प्लस 0k, ये वेक्टर बन गया। किसका बन गया? ये इस कंप्लीट लाइन का, जो कि 1 से लेके 2 तक मान लिया ये ए लाइन है, ए वेक्टर है। तो ये इस तरीके से हम लोग वेक्टर को बनाते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो वेक्टर है इसको मैं देखना चाहता हूं कि इसका एक्स एक्सिस पे कितना इफेक्ट है और वाई एक्सिस पे कितना इफेक्ट है, या हम ऐसे बोलें कि हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस एंड हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिजोल्व करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, इसके टुकड़े करने पड़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है एक्चुअल में? दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड वी कैन से इन डिफरेंट डायरेक्शन टू चेक या टू कैलकुलेट द अमाउंट या इफेक्ट ऑफ द वेक्टर ऑन दैट डायरेक्शन। तो ये स्प्लिट करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। उसके बाद सीखेंगे 3 डायमेंशन में। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना, ये जो प्रोसीजर है, इसके लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा वो अप्लाई किया जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, तोड़ना, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, इसको हमने ऐसा तोड़ दिया ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये जो ए को तोड़ के 2 वेक्टर बना दिए, ये क्या है? इसका रिजोल्यूशन कर दिया। और इस रिजोल्यूशन में एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो इफेक्ट ये ए अकेला देता था वही ये सारे कंपोनेंट्स मिलके भी सेम इफेक्ट देना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि इसका रिजोल्यूशन कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट ज़्यादा था और ये सारे मिलके वो इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, या इसका कम था इन्होंने कुछ और ही ज़्यादा दे दिया, कुछ अलग ही डायरेक्शन में दे दिया, वो नहीं होना चाहिए। जितना नेट इफेक्ट, जितना नेट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसकी है, उतना ही नेट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन या इफेक्ट इन सारे कंपोनेंट्स का मिलके भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन करना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक बार 2 डायमेंशन में सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा 3 डायमेंशनली आप कैसे वेक्टर्स को रिजोल्व कर सकते हो। तो ये रिजोल्यूशन का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न।
एग्जाम्पल, 2 डायमेंशन की बात करेंगे अभी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लिया ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर का नाम जो है वेक्टर ए है। एक्स एक्सिस है इधर, तो ये आई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस को ऐसे आई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस है इसलिए इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो मान लिया इस ए का ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस ए का जो एक्स एक्सिस पे इफेक्ट है मान लिया वो ए एक्स है, और वाई एक्सिस पे जो इफेक्ट है वो मान लिया ए वाई है। तो इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए को, ये इन दो वेक्टर्स के बराबर है, ए एक्स, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए वाई इंटू डायरेक्शन। तो हमने इसको ऐसे रिजोल्व कर दिया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए, एक अलोंग दी एक्स एक्सिस, एक अलोंग दी वाई एक्सिस। अब इसमें कुछ और सीखते हैं हम लोग। मान लिया ये एंगल जो है ये थीटा है, ये नाम दे देते हैं, ये मान लिया सी पॉइंट है, ये मान लिया डी पॉइंट है। इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल OBC में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये OBC ये ट्रायंगल है जिसमें ये तो है AX और ये AY है। इस AY को ये जो AY है, इस AY को मैं यहां बना रहा हूं क्योंकि हम ऐसा बना सकते हैं। ये AX है, ये यहाँ पे खत्म हुआ, AY को यहाँ से शुरू कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, जो डायरेक्शन यहाँ थी वही डायरेक्शन यहाँ पे है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ था वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे है। तो ये AX यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, फिर AY यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये जो है ये रिजल्टेंट R जिसको हम बोलते हैं ये वेक्टर A है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBC में OB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन OB तो क्या है, वेक्टर A है, तो OB का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं A का स्क्वायर, OC का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं AX का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं AY का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, और ये AX का स्क्वायर, ये AY का स्क्वायर। तो ये जो A है जिसको हमने तोड़ा है दो कंपोनेंट्स में, तो वो उसको अगर हमने दोबारा से निकालना है तो क्या करेंगे, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस वेक्टर को जो दो कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा है AX और AY में, वो AX और AY ऐसे होते हैं जब वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर का मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में इन दोनों का स्क्वायर करके जब हम जोड़ते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो अपना खुद का जिससे वो टूट के बने हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर बना देते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि AX और AY को कैसे निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल OBC जो सेम हमारी चल रही है, इसी में OC डिवाइडेड बाई OB, ये OC ये OB, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर OC अपॉन OB करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा, कोस थीटा। OC तो क्या है, AX है, और OB क्या है, A है, तो AX अपॉन A इज इक्वल टू कोस थीटा। तो AX की वैल्यू क्या आ गई, A कोस थीटा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में अगर हम ऐसा करें, इसी ट्रायंगल में BC अपॉन OB, BC ये है परपेंडिकुलर
और ओ बी है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। बी सी क्या है ए वाई, और ओ बी क्या है ए साइन थीटा। तो हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इन दोनों का स्क्वायर अगर करके यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखना ए एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए वाई का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ए ही आएगा, जो कि प्रूव करता है। तो एक वेक्टर को जब आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हो, एक अलोंग दी एक्स एक्सिस है, इसकी क्या पहचान है, जिसके साथ एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल, उसकी वैल्यू क्या होगी ए एक्स की ए कोस थीटा के बराबर, ए एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा के बराबर, ए वाई की वैल्यू क्या होगी ए साइन थीटा के बराबर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में हम तोड़ते हैं, जिसके साथ जो एंगल बना रहा है वो उस कंपोनेंट को अगर हमें निकालना है तो वो होगा वेक्टर इनटू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वेक्टर ए या जो भी वेक्टर है इनटू कोस थीटा। तो इस तरीके से आप ये कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, कंपोनेंट्स मतलब उसका इफेक्ट, और वो हमारे बड़े ही काम का है। तो इसके बेसिस पे बड़े न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और फिजिक्स में बाद में, पूरी फिजिक्स में या कभी कभी मैथमेटिक्स में भी हमारे को ये बड़ा ही जनरली यूज होता रहेगा। तो मैं इसके भी आप पे दो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आज, जो कि आपको बाद में करने हैं वीडियो देख के, और मैं नोट्स में भी दे दूंगा इसको, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही बार बार यूज होने वाली चीज़ है। तो मैं आज इस पे दो पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इस पूरे में आपको क्या याद रखना है, पूरी कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल बना रहा है उस कंपोनेंट की वैल्यू तो होती है ए कोस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर है दूसरा जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसकी वैल्यू होती है ए साइन थीटा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यूमेरिकल। मान लिया ऐसे क्वेश्चन दिया मिलेगा कि देयर इज ए वर्टिकल प्लेन, inclined plane, sorry, this is inclined plane 30 degree, and there is a mass of 5 kg here. This mass is 5 kg given, एंगल इज 30 डिग्री गिवन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस मास की वजह से इस प्लेन के अक्रॉस कितना फोर्स लगेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगेगा। इस प्लेन के अक्रॉस जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, एक तो ये निकालना, मान लिया इसका नाम है F1। इसके जो परपेंडिकुलर लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसके सॉरी ऐसे डाउनवर्ड इसके परपेंडिकुलर लगेगा, मान लिया इसका नाम है F2। तो ये F1 निकालना है और ये F2 निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट एक बार आप पॉज करके जरूर अपने से कोशिश करना, लेकिन मैं तो अभी इसको कंटिन्यू करवाऊंगा। यस, दो इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब इसका इफेक्ट निकालना है। ये m मास है, मास से वेट बना लेंगे m इंटू जी। और हाँ, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, एक ये नोट में आपको दिया है
G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मास है इसका जो वेट होगा, वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। 9th क्लास में आप सीख चुके हो, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंक्लाइंड है कैसा है। तो ये वेट कितना हो गया mg। तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास है 5 kg इंटू जी की वैल्यू 10 गिवन, तो 50 न्यूटन। तो इसकी वजह से जो वर्टिकली डाउनवर्ड इफेक्ट है वो mg 50 न्यूटन है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो F2 और एक F1। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, मैं इसी चीज को दोबारा थोड़ा बड़ा वर्क करके बना रहा हूं। दिस इज 30 डिग्री और इस मास की वजह से ये जो आ गया mg, ये आ गया 50 न्यूटन। अब इसके परपेंडिकुलर फोर्स ये निकालना है और अलोंग दी प्लेन ये निकालना है। मैं क्या करता हूँ, ये नेमिंग कर देता हूँ। मान लीजिए ये O पॉइंट है जहाँ पे मास रखा हुआ है, ये A पॉइंट है और इसको वर्टिकली ऐसे नीचे मिला दिया। मान लिया ये B पॉइंट है। अब ये ट्रायंगल बन गई OAB जिसमें ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 180 है, ये 90 है, ये 30 है, 120, तो ये बचेगा 60 डिग्री। तो हमें चाहिए F2। इस F2 को क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। इफेक्ट तो वेक्टर में ऐसे ही आएगा, वेक्टर में तो हमें उसकी डायरेक्शन से उससे मतलब है। तो अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे और ये इसके परपेंडिकुलर, ये इतना 60 है तो ये बाकी का कितना बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये mg है, ये जो नीचे गया F2 ये ऐसे गया जो कि 30 डिग्री है, और ये F1 इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ये ऐसे आ गया। और इसकी वैल्यू mg की भी मैं रख देता हूँ 50 न्यूटन। अब मान लिया ये A है, ये AX है और ये AY है। तो ये A है, AX इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है। तो AX अगर निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा वो होगा A cos थीटा, और उससे दूसरा जो 90 डिग्री पे है बेस के साथ वो होगा A sin थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 cos थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी F2 की 50 cos थीटा और F1 की वैल्यू आ जाएगी 50 sin थीटा। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू 50 cos थीटा। थीटा का मतलब ये एंगल जो अभी अभी हमने निकाला कैलकुलेट करके, ये है 30 डिग्री। 50 cos 30 और cos 30 की वैल्यू शायद √3/2, तो ये 25 √3 न्यूटन। F2 इतना होगा। इसी तरीके से F1 निकाल लेते हैं। F1 जो है 50 sin थीटा, 50 साइन की वैल्यू थीटा 30 डिग्री, अब भी वही लेना है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो F1 और F2 दोनों की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो mg था जो 50 न्यूटन था, वो 50 न्यूटन में से उस टोटल फोर्स में से 25 √3 न्यूटन तो लगा है इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और बाकी जो 25 न्यूटन फोर्स है वो लगा है इसके अलोंग, इस प्लेन के अलोंग। तो इस तरीके से वो दो इफेक्ट देता है, दो तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाता है, एक तो इसके परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। तो ऐसे हम फोर्स को रिजोल्व कर सकते हैं। इसी चीज को प्रैक्टिकली भी अगर सीखना है, भाई ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ऐसे इफेक्ट लगा, ऐसे फोर्स लगा सॉरी, तो ये इस फोर्स में से कितना हिस्सा तो इसको नीचे दबा रहा है और कितना हिस्सा इसको आगे ले जा रहा है।
तो आप इसको रिजोल्व करके निकाल सकते हो। मान लिया ग्राउंड पे ये ऐसे पड़ा हुआ है, एक रोलर है, और आप ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उसमें से कुछ फोर्स तो इसको नीचे दबाएगा, कुछ फोर्स इसको आगे ले जाने में मदद करेगा। अगर ये फोर्स ऐसे ना लगा के हम ऐसे लगा दें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। तो उस केस में कोई भी वर्टिकली इसको डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी सिचुएशन, अगर इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये फोर्स इसको सिर्फ नीचे दबाएगा, उधर या उधर नहीं ले जाएगा, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो लेकिन अगर ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसको छोड़ के किसी भी एंगल पे आप फोर्स लगाते हो तो वो दो इफेक्ट आएंगे 0 से 90 के बीच में। कुछ हिस्सा तो उस फोर्स में से इसको नीचे दबाएगा और कुछ हिस्सा इसको आगे ले जाएगा। तो वो दो इफेक्ट जो है वो अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने क्या सीख लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना सीख लिया। तो ऐसे हम निकाल के इफेक्ट निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये दो पोल हैं और इन दो पोल के बीच में ये रस्सी बंधी हुई है। एक बच्चा है, उसका जो वेट है वो दे रखा है 50 kg, मतलब मास दे रखा है। वेट निकालना है तो क्या करेंगे, m इंटू जी। तो मान लिया g गिवन है, गिवन g इज 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजी, अदरवाइज g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बस ये इजी करने के लिए। तो वेट की वैल्यू कितनी आ गई, 500 न्यूटन। जब ये बच्चा इस रस्सी पे लटकता है तो एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है कि ये रस्सी ऐसे बन जाएगी। मान लिया उसने दिया है आपको क्वेश्चन में, ऐसे दिया है, और इधर बताया उसने खुद 45 डिग्री और इधर बताया 30 डिग्री, और ये बच्चा यहाँ पे लटका हुआ है जिसका वेट जो है डायरेक्टली हम लिखेंगे 500 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन पूरा गिवन है कि ये रस्सी पहले ऐसे थी, लटकने के बाद ये ऐसे हो गई, इधर 45 डिग्री और इधर 30 डिग्री। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, हाउ मच इज द टेंशन इन द टू पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है, इसके दो हिस्से हो गए, एक इधर का और एक इधर का। इसमें भी टेंशन आएगी, इसमें भी टेंशन आएगी, इसमें कुछ खिंचाव आएगा जो आप आम लैंग्वेज में बोलते हो, और इसमें भी आएगा। दोनों एंगल अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में टेंशन अलग अलग होगी। तो ये टेंशन जो है ये कैलकुलेट करनी है बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे वीडियो रोक के आप जरूर एक बार इसको कोशिश करना। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। ये 500 न्यूटन है। हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लगाएंगे। ये देखो, ये T1 ऐसे है, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि एक लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ अगर यहाँ जितना एंगल बनाती है उतना ही यहाँ अपोजिट एंगल बनाती है। ये मैथमेटिक्स 8th स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके हो। तो ये 45 है तो ये भी 45, ये 30 डिग्री है तो इसी तरीके से ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ,
हमने एक चीज सीख ली है कि दिस इज ए वेक्टर ए, दिस ax इज इक्वल टू, इफ दिस एंगल इज थीटा, a cos थीटा, दिस ay इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जिसके साथ एंगल बनाया है वो तो होगा कोस, जिसके साथ परपेंडिकुलर है मतलब एंगल बनाया है उससे अपोजिट वो होगा साइन। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, T1 को, T1 के दो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है इसको लिख दिया मैंने T1 cos 45, और इसका जो कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, इसको लिख दिया T1 sin 45, क्योंकि एंगल कितना है 45। ऐसे ही T2 को रिजॉल्व करते हैं। T2 का ये कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में ये एंगल बना रहा है ये तो होगा T2 cos 30। दूसरा कंपोनेंट इसका जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जो कि सेम ऐसे ही है, जो इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी T2 sin 30। तो ये T1 और T2 को मैंने दोनों को इनके दो दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, T1 cos 45 और T2 cos 30, ये तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट आ गए। T1 sin 45 और T2 sin 30 ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए, एक ही तरफ दोनों इसको मिलके ऊपर खींच रहे हैं और ये बच्चा इसको नीचे खींच रहा है। तो अब बोला है कि ये लड़का यहाँ पे रुका हुआ है, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, मतलब एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, जो नीचे खींच रहा है जितना फोर्स उतना ही फोर्स इसको ऊपर भी खींच रहा होगा टोटल। तो 500 न्यूटन इज इक्वल टू T1 sin 45 प्लस T2 sin 30। दूसरी बात, इसको जितना फोर्स इधर लेफ्ट में खींच रहा है उतना ही फोर्स इसको राइट में भी खींच रहा है, तभी तो ये ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तभी तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मतलब T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 30। तो एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं और एक बार वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो अननोन है T1 और T2, वी कैन कैलकुलेट T1 एंड T2। in equilibrium condition फर्स्ट हॉरिजॉन्टली बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस जितना लेफ्ट में फोर्स उतना ही राइट में। तो T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 30, T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 30। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। T1 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू T2 cos 30 की वैल्यू होती है आई थिंक √3/2। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, T2 √3/2, और ये √2/1 उधर चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा T2 √3/√2, दिस इज इक्वल टू T1। दूसरा आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड तो बच्चे का वेट है 500 न्यूटन, अपवर्ड दो है, एक तो T1 का कंपोनेंट T1 sin 45, एक T2 का कंपोनेंट T2 sin 30। तो T1 sin 45 प्लस T2 sin 30 वैल्यूज रख देते हैं। T1 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस T2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसमें क्या करते हैं, T1 की जगह रख देते हैं T2 √3/2। T2 ये वैल्यू T1 की पूरी यहाँ पे रख देते हैं, T2 √3/2 √3/√2, और ये 1/√2 जो था ये एज इट इज, प्लस T2 1/2। तो ये बन जाएगा T2 √3 एज इट इज ऊपर, और ये √2 मल्टीप्लाई होके 2 प्लस T2 1/2। अब इसमें भी नीचे 2 है, इसमें भी नीचे 2 है, दोनों में से कॉमन लेके इधर ले आते हैं, तो 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 500 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1000। ये बन गया √3 T2 प्लस T2। तो इसमें से T2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1। ये 1000 है जी चीज, T2 दोनों में से कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस 1। T2 √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1। T2 ये बन गया 2.732 1000। तो T2 की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइडेड बाय 2.732। इस T2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आई है 1000 डिवाइडेड बाय 2.732 इंटू √3/2। तो अगर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है तो हम जितना सिंपल बना सकते थे बना दिया, उसके बाद हम इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, ये T2 मतलब एक तरह का फोर्स है, टेंशन भी क्या है, फोर्स है। तो यूनिट जरूर रखना, यहाँ पे भी न्यूटन और यहाँ पे भी न्यूटन। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट दी टोटल टेंशन इनटू स्ट्रिंग्स। ये एक स्ट्रिंग जो थी इसके दो हिस्से बन गए थे, एक इधर का और एक इधर का, दोनों में अलग अलग टेंशन हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोर्स को रिजोल्व करने के प्रैक्टिकली आपके बहुत सारे इस तरह के सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे एक फोर्स के 2 इफेक्ट या 3 इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसको रिजोल्व करने का सिंपल तरीका है, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर बच गया उस डायरेक्शन में साइन थीटा। ये एक जनरल याद रखने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अगर एक रोलर है, जैसे ये रोलर है सिलिंड्रिकल रोलर, आपने कभी स्टेडियम वगैरह में बड़ा बड़ा लोहे का इस तरह का रोलर देखा होगा, इतना बड़ा, वो ऐसे सिलिंड्रिकल होता है। उसको अगर सामने से देखोगे तो ऐसे सर्कल दिखाई देगा, और ये इसको खींचने के लिए वहां पे ऐसे पिन लगा के और एक ऐसे हुक लगा देते हैं कि उसको आप खींच भी सकते हो अपनी तरफ, पुल भी कर सकते हो और पुश भी कर सकते हो। मान लिया इसको 2 मीटर तक इधर से इधर डिस्प्लेस करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसको अपनी तरफ खींच के पुल करके इधर ले जाना अच्छा मानोगे, या इधर खड़े होके इसको पुश करके उधर ले जाना अच्छा मानोगे? किस कंडीशन में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा? तो पहले वीडियो यहाँ पॉज करके एक बार आप सोचना, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। क्वेश्चन इज पुलिंग easy than pushing। ये क्वेश्चन है। क्या पुलिंग मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना यहाँ खड़े होके,
वो इजी रहेगा, या इधर से पुश करके इसको उधर ले जाना इजी रहेगा। तो सब कुछ सेम है, वही रोलर है, बस चेंज क्या करना है, एक बार खींच के देखना है, पुल करके देखना है, एक बार पुश करके देखना है। और मान लिया इसका वेट जो है, जो कि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, W है। तो हम दो सिचुएशन सीखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो है, इसको इधर से खींचते हैं, ऐसे हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं और इसको अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं, हम लोग ऐसे खड़े होकर ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मान लिया हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो है थीटा है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है F cos थीटा, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में F sin थीटा। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक है F cos थीटा, एक है F sin थीटा। F cos थीटा क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, F sin थीटा क्या करेगा, ये इसको ऊपर उठाएगा, मतलब इस वेट के अपोजिट है। तो इसका इफेक्टिव वेट कितना होगा, इफेक्टिव वेट W माइनस F sin थीटा, और ये कंपोनेंट इसको खींचता है। अब दूसरी सिचुएशन सीखो, पहले मैं दो सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा। सेम रोलर है, सेम रोलर में ये W kg वही वेट है। अब एक बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे पुश करता है, ये अब अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, इसको पुश करता है और 2 मीटर आगे ले जाने की कोशिश करता है। इधर भी बना सकते हैं, अगर इधर ले जाना है तो हमें 2 मीटर की बात है, 2 मीटर डिस्प्लेस करना है। तो अब देखते हैं कि इस फोर्स के क्या कंपोनेंट्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है सेम, तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, जैसे इसका F cos थीटा, इसका F sin थीटा, तो ये बनेगा F cos थीटा और ये बन गया F sin थीटा। ध्यान रखना ये F का हेड आगे था, इसलिए F cos थीटा का हेड भी मैंने आगे बनाया, F sin थीटा का हेड भी आगे बनाया। यहाँ पे इसको पुश कर रहा है, ये पुश कर रहा है, तो F का हेड ये इधर है, तो F cos थीटा का हेड भी मैं इधर बनाऊंगा और F sin थीटा का हेड भी मैं इधर बनाऊंगा। तो ये बन गया F cos थीटा और ये बन गया F sin थीटा। तो अब इसमें जो F cos थीटा है, ये वो कंपोनेंट है, ये वो इफेक्ट है इस टोटल फोर्स का जो इसको आगे ले जाएगा। और ये F sin थीटा जो है, ये इसको अननेसेसरली नीचे दबाएगा, इसके वेट को अननेसेसरली, जो कि हमें जरूरत नहीं है, फिर भी ये इसके वेट को बढ़ाएगा। तो इसका इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, ये खुद का वेट प्लस F sin थीटा। तो इफेक्टिव वेट यहाँ पे क्या है, W माइनस F sin थीटा, और यहाँ पे इफेक्टिव वेट क्या है, W प्लस F sin थीटा। तो इसका इफेक्टिव वेट यहाँ पे घट जाता है और यहाँ पे बढ़ जाता है। पुल और पुश करने वाला जो फोर्स है, जो बच्चा है, वो सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसमें तो चेंज हो नहीं सकता। लेकिन हमने अननेसेसरली यहाँ पे वेट को बढ़ा दिया, इसका जो फोर्स था वो कुछ फोर्स इसके वेट में चला गया, ऐड हो गया, जो कि नीचे डाउन की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई अपोज ही करेगा इसको आगे सरकाने में। तो इसका मतलब अगर हम इधर से इसको पुश करते हैं तो ये डिफिकल्ट है, और अगर ऐसे पुल करते हैं तो ये इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्टिव वेट घट जाता है और इसमें इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, पुलिंग इज इजी एज कंपेयर टू पुशिंग। तो ये ऐसे भी आपको अगर रिजोल्यूशन का नॉलेज है तो आप बता सकते हो। तो ऐसे आपसे वाइवा में या कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, तो आप ये निकाल सकते हो। लास्ट आज का एक टॉपिक बचता है कि जैसे 2 डायमेंशनली हमने सीख लिया कि अगर एक वेक्टर ए है उसका 2 डायमेंशनल रिजोल्व करना है,
तो वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, और इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ऐसे ही अगर एक वेक्टर को 3 डायमेंशनली रिजोल्व करना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, और इसको फिर आगे ऐसे तोड़ सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो 3 डायमेंशन में हम ऐसे कर सकते हैं। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।